नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी साथियों का एक नई वर्णमाला की दूसरी क्लास में। हमने वर्णमाला की एक क्लास कर ली है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखेंगे। आज की दूसरी क्लासें हैं। साथ ही यहाँ पे मैं वादा करता हूँ कि इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आने की कोई भी 1% भी संभावना नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इसी क्लास से पूछा जाएगा। तो हमने कल वर्णमाला के बारे में थोड़ी-सी जानकारी, उसके बाद स्वर के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया था। आज बारी है व्यंजन। व्यंजन के बारे में कल थोड़ा-सा हमने समझा था, उसकी डेफिनिशन और कितने व्यंजन होते हैं या वर्णमाला में कितने होते हैं। तो आज बात करेंगे व्यंजन का वर्गीकरण के बारे में। और इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक, शेयर ज़रूर करेंगे अपने सभी दोस्तों, भाइयों, बंधुओं के पास। ठीक है? तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो व्यंजन होगा, व्यंजन का वर्गीकरण। तो पहला वर्गीय व्यंजन की बात कर लेते हैं। जब व्यंजन का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्गीय व्यंजन। इसकी कुल संख्या क्या है? 25 है। इसे वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन भी कहते हैं। साथ ही वर्गीय व्यंजन की संख्या तो कुल 25 होती है, लेकिन इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? 16, 4 और 5 के भागों में अलग-अलग हैं। 16 है, एक 4 है और एक 5 है। जो 16 है साथी, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। 16 क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है, जिनकी संख्या कुल 16 है। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध। ये कुल स्पर्श व्यंजन है। कुल कितने हैं? 16 हैं। और वहीं पे 4 साथी कैसे हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं, जिनके उच्चारण में अधिक संघर्ष करना पड़ता है, घर्षण करना पड़ता है। एक प्रकार से आप ऐसा समझिए। ये कुल कितने हैं? 4 हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है च, छ, ज, झ। ये कुल 4 हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। बाकी जो 5 हैं साथी, ये नासिक व्यंजन है और कुल कितने हैं? 5 हैं। इन्हें पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्ण अगर आपसे पूछा जाए तो ये कुल कितने? 6 होते हैं। लेकिन अगर आपसे व्यंजन पूछा जाए तो आप बताएंगे 5 ही होते हैं। 5 आपके सामने दिए गए हैं। इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं, ये नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। कई सारे नाम हैं, आपको सभी नाम को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ठीक है। अब चलते हैं व्यंजन के दूसरे वर्गीकरण पे। दूसरा है साथी अंतस्थ व्यंजन। दूसरा है क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 4 है। इनकी कुल कितनी संख्या है? तो इनकी कुल संख्या है 4 मेरे भाई। कौन कौन से हैं? य है, र है, ल और व है। य, र, ल, व। य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। य व को अर्धस्वर कहा जाता है। र को क्या कहा जाता है? कंपन जात, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। र को तीनों में से कुछ भी एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि र कंपन जात है या प्रकंपित है या लुंठित व्यंजन है। ल किस प्रकार का व्यंजन है साथी? तो ल पार्श्विक व्यंजन है। किस प्रकार का व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है। यहाँ पे एक शास्त्री हुए, इन्होंने, इनका नाम है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इन्होंने य और व को क्या कहा है साथी? संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन कहा है। य व तो अर्धस्वर होते ही होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते ही होते हैं। इसके अलावा संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन किसने कहा है? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी। इतना सारी चीजें आपको समझ में आई। अब अगले पे चलते हैं। अगला जो तीसरा हमारा होगा साथी, ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय कहे आप कहो, चाहे ऊष्म व्यंजन कहो या ऊष्म संघर्षीय व्यंजन कहो। ये कुल कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है, गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है ऊष्मीय व्यंजन में। या आप ऊष्मीय कहें, ऊष्म कहें या ऊष्म संघर्षी कहें। ये कुल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? श, श, श है, श, श, श है। ये कुल 4 होते हैं। लेकिन यहाँ पे साथी जो है को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। कौन सा वर्ण कहा जाता है? है को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टार बना लीजिए, इस पे क्या करिए? स्टार बना लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कुल वर्णों की। किसकी बात करेंगे? कुल वर्णों के उच्चारण स्थान की। हालांकि जो वर्ण के कुल उच्चारण स्थान की संख्या साथी कुल कितनी है? 5 है। कुल कितनी है? 5 है, जिसमें है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। लेकिन जब कुल वर्णों की उच्चारण स्थान की बात आएगी तो उसके लिए 7
उच्चारण स्थान की आवश्यकता होती है। कुल कितने उच्चारण स्थान की आवश्यकता हो? 7 आवश्यकता होती है कुल, लेकिन 5 ही होते हैं। अब यहाँ पे बात करें हैं कंठ के से बना है कंठ। कंठ के अंतर्गत जो वर्ण उच्चरित होते हैं इनसे अक्सर एग्जामों में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो कंठ के अंतर्गत क वर्ग के सभी व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, इसके अलावा जो स्वर ए, आ, है और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है साथी? तो कंठ से होता है। कंठ होता है, कंठ के बाद मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, ओष्ठ आता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यानी इस प्रकार से कुछ चलती है। नीचे से लेकर साथी ऊपर एक प्रकार से, इस प्रकार से इसकी आकृति नीचे से बनती है। तो इस प्रकार से इसका सीरियल वाइज सारी चीजें हैं। तो कंठ से क वर्ग के सभी व्यंजन अ, आ, ह विसर्ग। तालु से तालव्य यानी च वर्ग के सभी व्यंजन च, छ, ज, झ, अय, छोटी ई, बड़ी ई, य और श। मूर्धन्य से होते हैं ट वर्ग के सभी व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, अण। री से ऋषि, र और स। उच्छिष्ट व्यंजन अड और अढ, जिसे ताड़न जात या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, अड और अढ भी, ये भी इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। दंतव्य से होते हैं त वर्ग के सभी व्यंजन त, थ, द, ध, न, ल और श। और ये साथी ज है जो नवीन विकसित ध्वनि है, इसका भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से होता है। ओष्ठ से प वर्ग के सभी व्यंजन छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। ये तो हमारे हो गए उच्चारण स्थान। अब यहाँ से साथी जो संयुक्त क्या है स्वर है, इनका उच्चारण स्थान जब पूछा जाए तो कंठ तालव्य। कंठ तालव्य से ए और ऐ, ए और ऐ, ए जो होता है साथी अधन ई से मिलके बनता है, और ऐ जो होता है अधन ए से मिलके बनता है, और इसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य से होता है। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए कंठ तालव्य से इसका उच्चारण स्थान होता है। कंठ ओष्ठ की बात करें तो ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ से होता है। ओ साथी किससे मिलके बनता है? अधन ऊ से, और औ अधन ओ से मिलके बनता है। अ और ऊ का उच्चारण स्थान यहाँ पे आप देख लेंगे, कंठ हो गया और इसका क्या हो गया? ओष्ठ हो गया, इसलिए इसको कंठ ओष्ठ से उच्चरित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज समझ में, इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछ लिए जाते हैं। अब थोड़ा सा हम और ऊपर चलते हैं। अब हम बात करते हैं नवीन विकसित ध्वनि की। हमने बताया कि जो नवीन विकसित ध्वनियां हैं उनका उच्चारण स्थान भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ नवीन विकसित ध्वनियां हैं क, ख, ग, ज और फ। ये अक्सर अरबी फारसी शब्दों को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो साथ ही उसमें इसका प्रयोग प्रायः मिलता है। तो जो क, ख, ग है इसके नीचे यहाँ पे नुक्ता लगा होगा। कौन सा क्या लगा होगा? नुक्ता इसे कहते हैं। इन्हें जिह्वा, जीभ के मूल से इनका उच्चारण स्थान होता है, इसलिए इन्हें अली जिह्वा या जिह्वा मूली कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जिह्वा मूली वर्ण तीन ही है क, ख, ग, इन्हें इनके जिह्वा के मूल से उच्चारण स्थान होता है, जिह्वा के मूल से इनका उच्चारण स्थान होता है। ज का उच्चारण स्थान हमने आपको बताया दंत से होता है। फ और व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ से, इसका इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है। आप इनको भी अच्छे से क्या करेंगे? स्टार मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट भी लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट भी लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे नहीं चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। कौन सा होगा? नासिक वर्ण। हमने आपको बताया अगर नासिक वर्ण अगर आपसे पूछा जाए तो 6 होते हैं, लेकिन अगर वहीं पे व्यंजन पूछ दिया जाए तो 5 होते हैं। अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इसे हम पंचमाक्षर भी कह देते हैं, इनको हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। केवल इतने को पंचमाक्षर, इनको हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर भी कह देते हैं। लेकिन वर्ण और व्यंजन की बात की जाएगी तो संख्या परिवर्तित हो जाएगी। ये साथी इसका है, ये अनुस्वार है। ये क्या है? अनुस्वार है, और इसे नासिक के वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक के वर्ण भी कहने हैं। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिक से होता है। इन सभी का उच्चारण स्थान नासिक से होता है। अब एक है हिंदी में साथी, ये क्या है? वत्सर्य, वत्सर्य, वत्सर्य व्यंजन। हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल कितने हैं? तो न, ल, श, ज, र, ये क्या है? वत्सर्य व्यंजन है। इसको कभी वत्स पढ़ा जाता है, वत्सर्य, वत्सर्य ऐसे कुछ पढ़ा जाता है। तो अक्सर कहीं कहीं पे अलग अलग टाइप से ये क्या होता है? लिखा होता है, लेकिन अक्षर में ये क्या होता है? वत्सर्य होता है। इस प्रकार से ये शुद्ध होता है। और ये न, ल, श, र, ज क्या होते हैं? ये कुल 5 होते हैं। ये कुल कितने होते हैं? 5 होते हैं। इनको आप ध्यान में रखेंगे, अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं।
इसके बाद अब हम बात करेंगे वर्गीकरण की। किसके वर्गीकरण की? तो संपूर्ण वर्णमाला के वर्गीकरण की। प्राणत्व के आधार पर जब व्यंजन को बांटा जाता था या वर्णों का वर्गीकरण किया जाता था तो उसको दो भागों में बांटा गया है प्राणत्व के आधार पर, प्राण वायु के आधार पे। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है साथी महाप्राण। अल्प प्राण के उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। महाप्राण में अधिक श्वास खर्च करना पड़ता है, आप ऐसा कह सकते हैं कि अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे जो अल्प प्राण के अंतर्गत व्यंजन आएंगे, एक बार आप इस चार्ट को देख लीजिए। ये पहला है फर्स्ट, ये थर्ड हो गया, ये सेकंड, सॉरी ये क्या है सेकंड है, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। ये साथ ही वर्गीय व्यंजन की यहाँ पे संख्या लिखी गई है, कुल 25 वर्गीय व्यंजन है। ये पहला रो हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला तीसरा और पांचवा ये साथी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है पहला यानी क च ट त प, तीसरा यानी ग ज ढ द व और पांचवा यानी अंग अय अण अन न म। ये साथी पांचवा है, पहला तीसरा पांचवा। और अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये चारों ये भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और अड उच्च व्यंजन का अड जो होता है ये भी अल्प प्राण होता है। और सभी स्वर भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इनकी कुल संख्या 31 है। वहीं पे महाप्राण अधिक श्वास खर्च करना पड़ता है, जो दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। दूसरा और चौथा वर्गीय व्यंजन की बात मैं कर रहा हूँ। ये दूसरा हो गया, ये क्या हो गया? चौथा हो गया। ये दूसरा और ये चौथा हो गया। प्लस ऊष्म व्यंजन स श है प्लस अढ उच्च व्यंजन का अढ, कुल मिला के इसकी संख्या कितनी होती है? 15 होती है। ये आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। एक बार अगर आपने समझ लिया तो 100% अगर एग्जाम में आएगा तो आप सही करके आएंगे, कभी गलत नहीं होने वाला है। इसके बाद चलते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर विभाजन। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन, साथ ही आप इसे कह सकते हैं घोष तंत्रियां भी कह सकते हैं। स्वर तंत्रियां या घोष तंत्रियों के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला अघोष है, दूसरा घोष या सघोष है। दूसरा क्या है? घोष या सघोष है। अघोष क्या होता है? उच्चारण में जो हमारी स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन नहीं होता है। उच्चारण करते समय जो स्वर तंत्रियां होती हैं कंठ तालु वाली, इसमें क्या होता है? कंपन नहीं होता है। लेकिन अघोष में क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अघोष की बात करें, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा हमने आपको महाप्राण अल्पप्राण में समझा दिया था। जो पहला और दूसरा है, ये पहला और ये दूसरा, ये अघोष आते हैं। यानी अ यानी पहले आता है, अ यानी पहले आता है, अगला पहले आता है। श ये तीनों श भी किसमें आते हैं? अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो कुल इसकी संख्या कितनी है? तो कुल इसकी संख्या 13 है। कुल इसकी संख्या 13 है। पहला और दूसरा अघोष, श भी क्या होते हैं? अघोष। सघोष की बात करी जाए, सघोष या घोष की बात की जाए तो तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन यर लव है। और सभी स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? घोष यानी सघोष के अंतर्गत आते हैं। स यानी सहित, सहित यानी स्वर सहित जो हो वही सघोष है। एक प्रकार से ऐसे भी याद आप कर सकते हैं। ये बहुत फेमस है, ये सारी इंपॉर्टेंट आप लगाइए इसको, इंपॉर्टेंट। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते, 2 3 4 क्वेश्चन तो वर्णमाला के फिक्स ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई आप सभी साथियों। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, एक है संयुक्त व्यंजन। अभी तक हमने उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। इनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन से होता है। एक से अधिक व्यंजन, आप या ऐसा कह सकते हैं दो अलग अलग व्यंजनों से जिनका निर्माण हो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि छह जो है, छ त्र ज्ञ स्र, इसकी कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। छ त्र ज्ञ स्र, इनका निर्माण हुआ है क धन श धन अश। ये वर्ण पूरा विच्छेद है, वर्ण पूरा विच्छेद है। इनका त्र का निर्माण त धन र धन अश हुआ है। जय का जय धन अय धन असे और श्र का श धन र धन अश इनका निर्माण हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए छह वाला जो छत्री है इसका स्थान किस वर्ण के बाद आता है, तो आप देखेंगे क के बाद श आया है, यानी क के बाद इसका स्थान आएगा। जो त्र है इसका स्थान त के बाद आएगा। जो ज है ज के बाद इसका स्थान आएगा। स्र है साथ ही श के बाद इसका स्थान आएगा। तो स्थान भी कभी कभी एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सवर्ण के बाद
कौन सा वर्ण आएगा, कौन सा वर्ण वर्ण आएगा, तो आप क्या बताएंगे? श है बताएंगे, गलत हो जाएगा भाई। श के बाद क्या आएगा? श्र आएगा। श्र आएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? श आएगा तो आपका राइट आंसर यही श्र वाला हो जाएगा। आपको इस चीज को इम्पोर्टेंट लगा लेना है। क्या लगा लेना है? इम्पोर्टेंट लगा लेना है। ठीक है, कोई भी पूछा जाए क त स्र ज के बाद सारे यही वाले आने वाले हैं। और इनके बीच में आप यहाँ पे देखेंगे, इनके बीच में क्या कहीं पे स्वर है? तो नहीं है। इनके बाद में स्वर है। क्या है? इनके बाद में स्वर होता है। क्या होता है? जब दो अलग अलग व्यंजन मिलेंगे तो उनके बीच में क्या होगा? स्वर नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ये कुछ था हमारा आज का सेशन वर्णमाला। हमने साथी वर्णमाला को 2 क्लासों में समाप्त किया है। कितनी क्लास हमने करी है? 2 क्लास। ओनली 2 क्लास में वर्णमाला समाप्त कर दी। आप मान के चलिए 2 क्लास में कम से कम आधे से 30 से 40 मिनट का टाइम हमने बचाया है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के लेके आए। यही सारी चीज़ें लिखने में क्या होता है? टाइम बढ़ जाता है, क्लास बड़ी-बड़ी हो जाती हैं। तो क्लास छोटी, बस जानकारी आपको पूरा प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ज्वाइन कर लें हमारा टेलीग्राम चैनल, नाम है एनएस शिक्षा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल अगली जो टॉपिक होगी उसमें। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे भाई बंधु।